हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाव प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एक और नया एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एजेंट क्विंजी से कहता है, क्विंजी मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ आपकी डिसिप्लिन ने शुरू किया था। वही काफी देर से मुझे बहुत गलत अंदाज से देख रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा, इसलिए मैंने केवल उनसे बात की। जो कुछ भी हुआ है मैं वैसा आपको सच सच बताने वाला हूँ। इन्होंने 4 साल पहले मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद में काफी टाइम तक इन्होंने मुझे धमकियां दी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए 3 साल तक मैं कहीं पे छुप गया और अब मैं सामने आया हूँ तो फिर से इनका बदला जाग उठा है। ये अभी तक भी मुझे मारना चाहती है। ये बहुत गलत अंदाज से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे डर लगा, इसलिए मैं इनसे बात करने लगा। मुझे लगा था ये सबके सामने मुझे कुछ भी नहीं करेगी। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप यहाँ बैठे बाकी डेसिबल से पूछ सकती हैं। केवल इसलिए कि ली गुआन आपके वेले की डिसिपल है, इसका मतलब ये नहीं बाकी के सारे डिसिपल एकदम गलत होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वेले की डिसिपल ने कोई गलती की हो। जिनकी इस बात को बाकी बेटे सारे डिसिपल भी सही मानने लगते हैं, वो सभी कहते हैं हाँ ये लड़का कह तो सही रहा है। सिस्टर क्विंजी को पहले सब कुछ जान लेना चाहिए था। सिस्टर क्विंजी ऐसी है, वो हमेशा अपने वेले की डिसिपल्स का पहले पक्ष लेती है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गलत है और कौन सही। हमें याद है लिंग युआन ने इस लड़के एजेंट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। वो भी बिना डरे एल्डर के सामने भी उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया था, क्योंकि लिंग युआन को पता था कि उसके ऊपर जी का हाथ है। क्विंजी उसे कुछ भी नहीं होने देगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बात अलग है, ये लड़का एजेंट मरने के ही लायक है। ये बहुत ज्यादा घटिया है, लेकिन फिर भी इस टाइम पे ही सही है और जो सही है उसको सही कहना ही पड़ेगा। ये सुनकर क्विंजी कहती है, ठीक है मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा ही पक्ष लिया था और अब मैं इस गलती को सुधारने वाली हूँ। मैं पहले दोनों तरफ की बात सुनूंगी, उसके बाद में कुछ डिसीजन लूंगी। ये कहते हुए क्विंजी एजेंट को फ्री कर देती है। फिर सोचने लगती है इस लड़के ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इसने बाकी डिसिपल्स को केवल ये छोटी मोटी बातें कहकर बहका दिया और वो मेरे खिलाफ हो गए, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तभी एजेंट क्विंजी से कहता है, क्विंजी अगर आप किसी भी डिसिपल ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। ये सुनकर क्विंजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती। तभी शेन वहाँ पे आता है और उन सारे डिसिपल से कहता है, हम पहुंच चुके हैं, बेरन हिल्स आ चुका है। अब सबकी सब जल्दी जल्दी शिप से नीचे उतरो। उनको सबकी सब शिप से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतर के एक डिसिपल इधर उधर देखने लगता है और फिर कहता है, हम यहाँ पर रुके क्यों हैं? हमें शिप को और अंदर ले जाना चाहिए। वैसे भी हमें ऐसे पैदल चलना पड़ेगा, इससे अच्छा है हम शिप में आराम से उड़ते हुए जाएं। एजेंट कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये एक राक्षसी इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। अगर किसी पावरफुल बीइंग ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और शिप को तबाह कर दिया तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। हो सकता है हम सबके सब एक साथ मारे जाएं। ये पैदल चलना ही ठीक होगा। बेरन हिल्स एक जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। इसी नेगेटिव एनर्जी के कारण यहाँ पर काफ़ी सारी स्पेशल जड़ी बूटी पाई जाती है जो कि और कहीं भी नहीं मिलती। तभी एजेंट क्विंजी को एक हंस के ऊपर उड़ता हुआ देखता है। एजेंट चिल्ला के कहता है, क्विंजी वहाँ का नज़ारा कैसा है? यहाँ आसपास भी क्या क्या है? तभी एक डिसिपल एजेंट के पास में आता है और उसे कहता है, एजेंट बिल्कुल चुप रहो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्विंजी हमारी टीम की लीडर है, तुम उनका नाम डायरेक्ट नहीं ले सकते हो। इसके बाद में क्विंजी वापस जमीन पे आती है। उन सारे डिसिपल से कहती है, आगे का इलाका काफ़ी ज़्यादा ठीक नहीं है। आगे के इलाके में बहुत ज़्यादा पॉइजन है। अंदर की तरफ ऐसे ही चले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एजेंट कहता है, तो फिर आप क्या करने वाली है? जहाँ तक मुझे लगता है अब आप सभी को रिफाइनिंग पिल्स बनाने के लिए कहेंगी और उसका यूज़ करने के लिए कहेंगी। फिर क्विंजी वैसा ही करती है। वो अपने वैली के लोगों को कहती है, जल्दी से रिफाइनिंग पिल्स बनाओ और उन्हें सब में बांट लो। ये सुनकर एजेंट कहता है, मुझे पता ही था आप ऐसा ही कुछ कहेंगी। हम दोनों की सोच काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तभी शेन एजेंट के पास में आता है और उससे कहता है, एजेंट बाकी वैली के लोग रिफाइंड पिल्स बना रहे हैं और उसे आपस में बांट रहे हैं, लेकिन हमारी वैली का क्या? हमारे पास में तो कुछ भी नहीं है। एजेंट कहता है, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ में आओ। इसी समय फोर्ज वैली का एक डिसिपल क्विंजी की टीम के एक डिसिपल के उसमें आता है और उससे पूछता है, क्या आपके पास में कुछ रिफाइनिंग पिल्स है? हमारे पास में बिल्कुल भी नहीं है, क्या आप वो हमें दे सकती हैं? वो डिसिपल कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें वो रिफाइनिंग पिल्स चाहिए तो जाके अपने लीडर को लेके आओ। तुम्हारी लीडर ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, उन्होंने हमारी लीडर के साथ में फाइट की है, इसलिए हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। जहाँ तक हमें लगता है थोड़ी देर में इस पूरी जगह पर पॉइजन फैल जाएगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है उतनी देर तक तुम सब जिंदा रह पाओगे। जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म तुम सब भी मर जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जल्द जल्दी अपने लीडर को लेके आओ और उससे हमारे सामने माफी मंगवाओ। उसके बाद में हो सकता है हम तुम्हें रिफाइनिंग पिल्स दे दें, वरना तुम अपना देख लो कि तुम किस तरह से यहाँ पे सर्वाइव करोगे। ये सुनकर लेजिन वहाँ पे आने लगता है और उस लेडी कल्टिवेटर से कहने लगता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे ग्रुप के कल्टिवेटर के साथ में इतनी बदतमीजी से बात करने की? वो कल्टिवेटर कहती है, नहीं हम बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रहे हैं। तुम्हारे ग्रुप का एक कल्टिवेटर हमसे हमारी एक चीज़ मांग रहा है, हम उसे देने से मना कर रहे हैं और उसके लिए एक शर्त रख रहे हैं। अगर तुम्हें ये पिल्स चाहिए तो तुम्हें हमारे ग्रुप के लीडर के साथ में बात करनी होगी। जाओ जाकर लिग्युआन से बात करो
इस पर एजेंट का तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन एजेंट के साथ वाले कल्टिवेटर उस लड़की से कहने लगता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वैसे मुझे पता तो नहीं है ये लिग्योन कौन है, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं उससे माफ़ी मांग लूंगा। ये सुनकर वो कल्टिवेटर थोड़ी चिढ़ जाती है। वो कहने लगती है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, लिग्योन से बात तो तुम्हारे ग्रुप के लीडर को ही करनी होगी, जो कि तुम नहीं हो, एजेंट है। ये कहते हुए लड़की वहाँ से जाने लगती है और फिर आगे कहती है, तुम्हारे ग्रुप के लीडर एजेंट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब साफ है वो माफ़ी नहीं मांगना चाहता। अब आगे जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। इसके बाद में एजेंट सीधे इस लड़की के पास में जाता है, जो कि इस पूरे मिशन को लीड कर रही है। एजेंट इस लड़की को सब कुछ बताता है कि हमारे पास में एयर प्योरिफिकेशन पुल नहीं है, जो कि हमारे ग्रुप के किसी बंदे को बनानी नहीं आती है। एजेंट इतना कह रहा होता है, इसी समय एजेंट के साथ वाला कल्टिवेटर जोरों से खांसने लगता है। एजेंट आगे कहता है, मेरे ग्रुप के लगभग सही कल्टिवेटर्स की हालत बिल्कुल ऐसी ही हो गई है। उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी करप्टेड एयर जा चुकी है, जिनसे वो ठीक तरह सांस भी नहीं ले पा रहे। हमें जल्द से जल्दी उस प्योरिफिकेशन पिल की ज़रूरत है। हमारे ग्रुप के अलावा बाकी तीनों ग्रुप के अंदर वो पिल्स है, लेकिन जब हमने वो पिल्स मांगी तब इन्होंने हमें मना कर दिया। प्लीज़ कुछ कीजिए, इस तरह से तो हमारा पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लड़की इस ग्रुप के कल्टिवेटर से कहने लगती है, ये सब तुमने क्या किया? तुम्हें इनको भी पिल देनी चाहिए थी, ये बिल्कुल भी सही बिहेवियर नहीं है, जल्दी से इनको पिल्स दो। ये सुनकर कल्टिवेटर जू से कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इस सब में मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, हम यहाँ पर केवल लिग्योन का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अब आपने हमें ऑर्डर दे दिया है तो ठीक है, हम इन्हें पिल्स दे देते हैं। ये कहते हुए लेडी कल्टिवेटर एजेंट के पास में आती है और उसको पिल्स देने लगती है। एजेंट के साथ वाला कल्टिवेटर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एजेंट अपने साथ वाले कल्टिवेटर का हाथ पकड़ लेता है और फिर उस लेडी कल्टिवेटर से कहने लगता है, हमें कचरा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जो ये पिल्स है ये बिल्कुल बेकार है। हम चाहते हैं हमें जो पिल्स मिले उसको मिस जू खुद बनाए। जिस उनको कल्टिवेटर्स कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पिल्स को कचरा कहने की? इन पिल्स को भी लिग्योन ने खुद बनाया है, तुम्हें इन्हें लेकर हमारा एहसान मानना चाहिए, बल्कि इसके बदले तो तुम अलग से रिमांड सकते रहे हो। तभी एकदम जो कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे को ये पिल्स देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए जो एजेंट के पास में आती है और उसे बॉक्स देते हुए कहती है, इन पिल्स को मैंने खुद बनाया है, तुम इनको जल्दी से यूज़ करो। एजेंट खुशी खुशी बॉक्स को ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। एजेंट के साथ साथ उसे ग्रुप के सारे कल्टिवेटर्स जाने लगते हैं। एजेंट सबसे कहता है, बिल्कुल भी जिद्दी मत बचाओ, हमारे पास में बहुत सारी पिल्स है, हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। एजेंट के पास जाने के बाद में जू उस लेडी के लीडर्स कहती है, लिग्योन को यहाँ पे बुलाओ, अब मैं उसकी रिमांड लूँगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एजेंट अपने पूरे ग्रुप के साथ में उस जंगल के अंदर आ चुका है। एजेंट को सबसे पहले एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई देती है। एजेंट उस मकड़ी को देख कहता है, इस मकड़ी को देख रहे हो, कितनी शानदार मकड़ी है। इस मकड़ी को देख के पता पड़ रहा है कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है। और ये मकड़ी तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके ऊपर यहाँ की डार्क एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, वो सभी म्यूटेंट हो गए हैं, इसलिए सबके सब थोड़ा संभल के रहना। तुम सभी को जो प्योरिफिकेशन पिल मैंने दी है उसको यूज़ कर लो। एजेंट के इतना कहते ही वो सबके सब उस गोली निकालते हैं और खा जाते हैं। इसी समय एक और भालू जैसा मोस्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। एजेंट के साथ वाले कल्टिवेटर कहता है, इससे फाइट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये केवल 4th ईयर पर है, इसको तो तुम जूनियर कल्टिवेटर्स के ऊपर छोड़ दो, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एजेंट इसके लिए पूरी तरह से मान जाता है। एजेंट साइड में बैठ जाता है और बाकी सारे कल्टिवेटर्स उस भालू से फाइट करने लगते हैं। एजेंट सोचने लगता है, लीडर होने का यही फायदा है, मुझे खुद तो कुछ भी करना नहीं पड़ रहा, मुझे बस इनको ऑर्डर्स देना है, ये तुरंत जाकर उस मोस्टर को मार देंगे। इसके बाद में हम उन कल्टिवेटर्स और उस भालू के बीच फाइट को देखते हैं। वो बड़ा सा भालू उन सभी कल्टिवेटर्स के ऊपर अपने हाथ घुमा घुमा के अटैक कर रहा होता है, लेकिन कल्टिवेटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, वो आसानी से सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। तभी कल्टिवेटर अपनी स्किल यूज करता है, उसकी स्किल की वजह से उसकी तलवार उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते सीधे जाकर उस भालू के पेट के अंदर घुस जाती है। इससे उस भालू की बॉडी के अंदर एक छेद हो जाता है, तलवार उस छेद में से होते हुए आर पार निकल जाती है। कल्टिवेटर्स यहाँ पे भी नहीं रुकते, कल्टिवेटर्स लगातार तलवारों को उस भालू की बॉडी में से आर पार निकालते रहते हैं जब तक वो छेद काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता। तभी एजेंट के पास में एक डिस्पल आता है और एजेंट से कहता है, बाकी ग्रुप्स के लोगों ने एक मीटिंग रखी है, उसमें आपको भी बुलाया है, आपको भी जाना चाहिए। एजेंट ठीक है बोलकर उस तरफ चला जाता है। इसके बाद हम उस जगह को देखते हैं, वहाँ पर 3 ग्रुप के लीडर्स पहले से होते हैं। एक लीडर कहता है, हमने इस पूरी वैली के नक्शे को अच्छी तरह से पढ़ा है, उसके बाद में हमें समझ में आया है डार्क वैली उस तरफ है। ये कहते हैं वो ग्रुप का लीडर अपना हाथ एक दिशा में करने लगता है। इसी समय एजेंट उस तरफ से इन ग्रुप के लीडर्स के पास में आता है और हंसते हुए उनसे कहता है, क्या तुम सबको पता है मेरे ग्रुप के डिस्पल्स ने अब तक 8 मॉन्स्टर्स को मार दिया है, जिनमें से एक तो 4th ईयर का था। ये सुनकर लिग्योन कहती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऑक्सी ग्रुप ने अब तक 10 बीस्ट को मार दिया है। जू कहती है, और मार्शल ग्रुप ने अब तक 9 से ज़्यादा बीस्ट मार दिया है।
ये सुनकर एजेंट का मुंह उतर जाता है। एजेंट सबसे कहता है चलो टॉपिक चेंज करते हैं, किसी और बारे में बात करते हैं। तभी तीसरा ग्रुप लीडर कहता है जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, अंधेरा होने पर मॉन्स्टर्स और भी तेजी से अटैक करेंगे, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा हम कहीं भी बैठकर आराम कर लें। इसी बारे में बात करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर एजेंट वहाँ जाने लगता है और कहने लगता है अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, हम बिल्कुल भी आराम करने वाले नहीं है, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर ग्रुप लीडर एजेंट को रोकने लगता है और उसे कहता है मेरे को तुम्हें एक और बात बतानी है, उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए ग्रुप लीडर एजेंट के पास में आता है और उसे कान में धीरे से कुछ कहता है। जैसे एजेंट नहीं सुनता है, एजेंट तुरंत मान जाता है। एजेंट कहता है ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए एजेंट अपने ग्रुप के सभी लोगों को एक जगह पर आराम करने के लिए कह देता है और वहाँ से चला जाता है। एजेंट के जाने के बाद में लिग्युआन और जू उस ग्रुप लीडर से पूछने लगता है तुमने एजेंट कान में क्या कहा और एजेंट तुम्हारी बात कैसे मान गया, ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। वो ग्रुप लीडर कहता है ये तो एक सीक्रेट है, मेरे और एजेंट के बीच की बात है। इसके बाद में हम एजेंट और उस ग्रुप को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। एजेंट अपने ग्रुप की पूरी तारीफ कर रहा होता है और उन सबसे कह रहा होता है कि तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया है, तुम सभी ने आगे बढ़ बढ़ के काफी सारे मॉन्स्टर्स को बिना मेरी मदद के मार दिया और काफी अच्छी तरह से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया। ये सुनकर सबके सब खुश होने लगते हैं। वो एजेंट से कहने लगते हैं आपको शुक्रिया, लेकिन आप हमारी कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह से उन सभी के बीच में बात हो रही होती है। फिर हम एक पहाड़ के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, उसके पास में एक अजीब सी डार्क पावर होती है। वो कह रहा होता है मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, मुझे मरने से पहले एक और शरीर की जरूरत है और साथ ही मैं बहुत ज़्यादा भूखा भी हूँ। यहाँ पर मेरे पास में काफ़ी सारा खाना है, बहुत जल्द मेरी भूख शांत होगी। इसके बाद में हम एजेंट देखते हैं। एजेंट आराम से अपने सारे साथियों के साथ बैठे खाना खा रहा होता है। तभी एजेंट को वो डार्क एनर्जी फील हो जाती है। एजेंट कहता है कुछ गड़बड़ है। एजेंट के साथ वाला साथी कहता है क्या गड़बड़ है। एजेंट तुरंत खड़ा होता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, जितने भी डेसिबल्स यहाँ पर आए होते हैं, उन सभी से चिल्ला कहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, सब के सब तैयार हो जाओ, जल्दी से एक शील्ड फॉर्मेशन की तैयारी कर लो। एजेंट के बाद बाकी तीनों ग्रुप के लोग भी सुनते हैं। एक ग्रुप का लीडर कहता है क्या बकवास है ये लड़का एजेंट क्या बोल रहा है। उसी ग्रुप का दूसरा बंदा बोलता है ये बस बकवास करता है, इसकी आदत ही है ऐसे ही लोगों को परेशान करना, कोई खतरा नहीं है, इग्नोर करो इसकी बातों को। उस डेसिबल कितना कहने के साथ ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो शायद ज़्यादा कुछ खास बड़े नहीं है, मच्छर जैसे हैं, वो सभी उड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं। जू उन मॉन्स्टर्स को उड़ते आते हुए देखने लगती है और वो चिल्लाती है एजेंट बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स हम पे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। ये कहने के साथ ही जू एक शील्ड बना लेती है जो उसके पूरे ग्रुप को कवर करती है। जू ने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया होता है कि कोई मॉन्स्टर उनके ग्रुप किसी बंदे को अटैक नहीं कर पाता और सब के सब पूरी तरह सेफ हो जाते हैं। इसी समय दूसरे नंबर का ग्रुप वो भी ये सब कुछ देख लेता है, वो भी तुरंत शील्ड बनाने लगता है। लेकिन वो लोग शील्ड इतनी हड़बड़ी बनाते हैं कि उनके डेसिबल कब ज्यादा घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। शील्ड बन के रेडी हो जाती है। बनने के बाद में देखते हैं दो बंदे बाहर ही रह गए। उस ग्रुप का लीडर चिल्लाने लगता है अरे तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आओ। ग्रुप लीडर ये कहते देता है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। उन डेसिबल्स की बॉडी के ऊपर एक मॉन्स्टर काट लेता है। जैसे ही छोटा सा मॉन्स्टर एक डेसिबल काटता है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है और दर्द होने लगता है। इसके तुरंत बाद बहुत सारे बीस्ट एक साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन सभी को मार देते हैं। इस ग्रुप के जितने भी डेसिबल बाहर रह गए थे वो सभी सब मर जाते हैं। इसके बाद में हम तीसरे ग्रुप को देखते हैं। तीसरा ग्रुप वो होता है जिसके डेसिबल्स ने एजेंट की बातों के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया होता है, वो एजेंट को पागल कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं बाकी सारे ग्रुप शील्ड बना रहे हैं तो खुद भी शील्ड बनाने लगते हैं। लेकिन दूसरे नंबर एक ग्रुप की तरह ही ये भी शील्ड बनाने में काफी ज्यादा देर कर देते हैं। इनके काफी सारे डेसिबल्स उन मॉन्स्टर्स की चपेट में आ जाते हैं और बहुत बुरी तरह से मर जाते हैं। ये देखकर ग्रुप लीडर बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो कहने लगती है ओह नो, हमने देर कर दी। इसके बाद हम चौथे और आखिरी ग्रुप को देखते हैं जो कि एजेंट का होता है। एजेंट ने सबसे जल्दी शील्ड बना ली होती है और एजेंट के इस रीजन की वजह से एजेंट के ग्रुप के लगभग सभी स्टूडेंट पूरी तरह से सेफ होते हैं। उनमें से एक के ऊपर भी कोई बीस्ट अटैक नहीं कर पाता। इसी तरह से धीरे धीरे करके वो छोटे छोटे बीस्ट उन शील्ड के ऊपर अटैक करते रहते हैं और मरते जाते हैं। एजेंट के ग्रुप के सभी डेसिबल्स एजेंट को तारीफ करने लगते हैं। वो एजेंट से कहने लगते हैं एजेंट बहुत अच्छे, तुमने सबसे जल्दी शील्ड बना ली और हमारे सभी लोगों को बचा लिया। एजेंट कहता है ये सब बातें करने का ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे लगता है अभी ये तो केवल अटैक की शुरुआत है, सबके सब पूरी तरह से सतर्क रहो, मुझे लगता है और कुछ भी होने वाला है। एजेंट इतना कहता ही है कि तभी जोर जोर से मॉन्स्टर से गुर्राने की आवाज आने लगती है। मॉन्स्टर्स की गुर्राने की आवाज चारों तरफ से आ रही होती है। एक साइड से बहुत सारे सांड उस तरफ आ रहे होते हैं, दूसरी साइड से बहुत सारे सांप आ रहे होते हैं, तीसरी साइड से बहुत सारे ईगल्स और चौथी साइड से बहुत सारे सुअर्स उनकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। इस तरह से चारों तरफ से डिस्पल्स बुरी तरह से घिस जाते हैं। सुन चिल्लाई कहती है सब के सब जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लो, जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे लग जाओ। ये सुनकर सभी ग्रुप के लीडर अपने अपने ग्रुप को कुछ ना कुछ ऑर्डर्स देने लगते हैं और उनको एक साथ एक पोजीशन के लिए इकट्ठा करते हैं। डेसिबल को ऐसे करते हैं वो सबके सब एक पोजीशन में इकट्ठा हो जाते हैं
सबसे आगे की तरफ से लड़ने वाले होते हैं, पीछे की तरफ शील्ड जनरेटर्स होते हैं और सबसे पीछे हीलिंग डेसिबल्स होते हैं जो कि आगे वाले डेसिबल्स को हील कर रहे होते हैं। इसी टाइम पे कुछ डेसिबल्स अपनी पावर को यूज करके एक शील्ड बनाते हैं जो कि उन सभी डेसिबल्स को अपने अंदर ले लेती है, लेकिन वो शील्ड बिल्कुल मजबूत नहीं होती। डेसिबल्स को भी ये बात पता होती है। एक ग्रुप की लीडर कहती है उस तरफ से सांड भागते हुए आ रहे हैं, वो सांड अगर हमारी शील्ड टकराएंगे तो आसानी से इस शील्ड को तोड़ देंगे, हमें उनको किसी भी तरह से रोकना होगा। वो ग्रुप लीडर ये कह रही होती है। इतनी देर में वो सांड उस शील्ड काफी ज्यादा पास पहुंच जाते हैं और उस शील्ड के अंदर अपने सींगों को घुसा देते हैं। एक दूसरी ग्रुप लीडर चिल्लाए कहती है फोर्स वैली के डेसिबल्स कुछ करो, हम सब यहाँ में बहुत ज्यादा बिजी है, तुम इस टाइम पे फ्री हो, आगे बढ़कर उन पर अटैक करो। ये सुनकर एजिन और उसका पूरा ग्रुप बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो सभी उस शील्ड से बाहर कूद जाते हैं और जल्दी उन सांड को मार देते हैं और तुरंत सांड को मारते ही वापस से उस शील्ड के अंदर डालते हैं और फिर कहने लगता है सांड सारे खत्म हो चुके हैं, अब हम सब के सब बाकी 3 बचे बीस्ट की ओर फोकस कर सकते हैं। ये सुनकर एक ग्रुप लीडर एजिन को देखती है और सोचने लगती है इन्होंने इतनी जल्दी इन सारे सांडों को खत्म कर दिया, सच में इस ग्रुप की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। एजिन इन्हें काफी अच्छी तरह से लीड कर रहा है। फिर हम देखते हैं एजिन आराम से जमीन में बैठ जाता है और सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, एक तरफ से चील और दूसरी तरफ से सांप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे सिचुएशन पूरी तरह से अलग हो चुकी है। ये दोनों एक साथ होकर किसी तीसरे पर अटैक कर रहे हैं, तीसरे हम हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने प्रकृति के नियमों को ही बदल दिया है। इसी समय एक डेसिबल एजिन को देख लेती है और एजिन चिल्ला के देखने लगती है ए तुम ऐसे बैठे क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तीनों तरफ से मॉन्स्टर्स अभी भी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। एजिन कहता है तो मैं क्या करूं, हमने सांडों को मार दिया है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक थे, अब बाकी का थोड़ा काम तो तुम खुद भी करो। और दूसरी बात मैं ऐसे बैठा नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ आगे का अटैक किस तरह से करना है। ये सुनकर डेसिबल को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, तभी दूसरी डेसिबल उसके पास में आती है और उसे रोकती है। उससे कहती है ये बहस करने का टाइम नहीं है, हमें जिस काम को करने के लिए कहा है वो काम करते रहो। उस तरफ देखो एक सांप हमारे ऊपर अटैक कर रहा है जो कि फ्लेम थ्रो मार सकता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से हमारे काफी सारे डेसिबल्स खतरे में आ गए हैं। हमें इस लड़के से बहस करने की बजाय जाके उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद में हम उस सांप को देखते हैं, उस सांप ने अकेले काफी सारे डेसिबल्स को अपनी तरफ ले रखा होता है। सभी डेसिबल्स एक साथ मिलकर उस सांप के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो सांप उन डेसिबल्स के ऊपर अपना जहर फेंकता है, डेसिबल्स अपने शील्ड की मदद से उस जहर को रोकते हैं और बाकी डेसिबल दूसरी तरफ से उस सांप के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इस सबसे उस सांप को कुछ नहीं हो रहा होता है। वो सांप लगातार उन डेसिबल्स के ऊपर फ्लेम थ्रो मारने लगता है। इसी समय जुन तुरंत अपने उस हंस की ओर बैठ जाती है और उड़ते हुए उस सांप की तरफ जाने लगती है और सभी डेसिबल से कहती है किसी भी डेसिबल को घबराने की जरूरत नहीं है, इस सांप को मैं मारूंगी। ये कहते हुए जुन अपनी पावर को यूज करके अपनी 2 उंगलियों में से एक लाइट वेव निकालती है जो सीधे उस सांप की तरफ आने लगती है। सांप उस लाइट वेव को देख लेता है, वो तुरंत जुन के ऊपर फ्लेम थ्रो मारता है। ये देखकर जुन तुरंत अपना अटैक बदल लेती है, वो अपने अटैक का यूज करके उस फ्लेम थ्रो काट देती है और खुद को बचाने लगती है और फिर सोचने लगती है इस सांप का लेवल मुझसे थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा आगे बढ़कर और थोड़ा सही तरीके से अटैक करके इसे हरा सकती हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह गलती हुई तो ये सांप मुझ पर अटैक कर देगा। ये सांप बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, इसका एक भी अटैक मुझे मारने के लिए काफ़ी होगा, चाहे मेरा लेवल इससे कितना भी ज़्यादा हो, इसका जहर अगर मुझ पर इफेक्ट कर गया तो बहुत बुरा होगा। ये सोचते हुए जुन अपने हंस के ऊपर ही उड़ते हुए उस सांप के पास में जाने लगती है। वो सांप उछलकर जुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी जुन अपने हंस के थोड़ा साइड में होकर उस अटैक को डॉज करती है और फिर उछल के उस सांप की आँख के ऊपर अपनी तलवार घुसा देती है। जैसे ही तलवार उस सांप की आँख के अंदर घुसती है वो सांप जोरों से चिल्लाने लगता है। इस आवाज़ को सुनते जुन बहुत ज़्यादा डर जाती है। जुन तुरंत चलकर अपने हंस पर बैठ जाती है और उड़ते हुए थोड़ा जूझ जाने लगती है। इसी टाइम पर बाकी डेसिबल्स को कुछ खतरनाक दिखाई देता है, वो जोरों से चिल्लाते हैं वहाँ देखो, वहाँ पर एक सांप नहीं है, बहुत सारे सांप इस तरफ आ रहे हैं जो सबके सब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उन डेसिबल्स के इतना कहने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर 3 सांप है और उन तीनों सांपों ने जुन को घेर लिया होता है। जुन तुरंत अपने आसपास में एक शील्ड बना लेती है और सोचने लगती है 3 सांप एक साथ मुझ पर अटैक कर रहे हैं, मैं इन्हें नहीं संभाल सकती हूँ। ये देखकर एक दूसरा डेसिबल जुन की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है जुन मैं आ रहा हूँ, तुम्हें अकेले उनका सामना करने की जरूरत नहीं है। तभी दूसरी डेसिबल उस डेसिबल को रोक देती है और उसे कहती है कि तुम आगे मत बढ़ो, वो सांप 8th ईयर का है, 3 8th ईयर के सांप का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हम दोनों साथ में भी उन सांपों के ऊपर अटैक करेंगे तो भी जू को नहीं बचा पाएंगे और उनके साथ में हम सब भी मारे जाएंगे। ये सुनकर पहले वाली डेसिबल बोलने लगती है तो हम क्या करें, हम ऐसे खड़े खड़े जू को मरते हुए तो नहीं देख सकते। तभी एजेंट के पास में आता है और उनसे कहता है कैसा शो हो रही है। फिर एजेंट उन सांपों की तरफ देख कहता है ये सांप बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये सब के सब 8th लेवल पर है, अगर जू वहाँ पर उन तीनों सांपों के बीच में ज़्यादा देर तक रही तो जिंदा नहीं रह पाएगी, अगर वो मर जाएगी तो धीरे धीरे करके हम सभी का भी मरना तय हो जाएगा। ये सुनकर एक डेसिबल कहती है लेकिन हम करें भी क्या, ये तीनों सांप इन तीनों सांप को देख रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर से एक अजीब सी
गैसेस बाहर निकल रही है। तुम्हें तो वहाँ पर केवल फिल्म थोड़ी दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ पर बहुत सारी गैसेस है। अगर उन सांपों के आसपास में कोई सांस भी ले लेगा तो भी उसकी जान खतरे में आ जाएगी। जू को तो इस सब की ट्रेनिंग मिली हुई है, वो काफी देर तक वहाँ पर सर्वाइव कर सकती है और सांस को अंदर चली भी जाती है तो भी वो शायद बच जाएगी, लेकिन बाकी डिस्पल्स का बचना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी दिक्कत यह है, मुझे नहीं पता वहाँ पे किस तरह की गैस है। अगर किसी डेसिबल के कुछ हो जाता है तो हम उसे बचा भी नहीं पाएंगे। जिसमें एक दूसरी डेसिबल कहती है मैं इसका एंटीडोट बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उस गैस के सैंपल चाहिए। ये सुनकर एजेंट ने ग्रुप का एक डेसिबल कहता है ठीक है, उस सैंपल को मैं लेके आता हूँ। जे अगर वो डेसिबल उड़ते हुए जाता है, उसके पास में एक डंडा होता है जिसके आगे एक रस्सी जैसा कुछ लगा होता है। वो बस उड़ते हुए जाता है और उन सांप के पास से होता है वापस आ जाता है, जिससे अपने आप ही उस धागे के अंदर जहर का सैंपल इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद में डेसिबल्स बैठ के उस जहर की मदद से एक एंटीडोट बनाने लगते हैं। जब वो एंटीडोट बनकर रेडी हो जाता है तब उसे सबको डेसिबल्स को दिखाते हुए कहती है एंटीडोट रेडी है, अब कोई भी इसे खा लो और जाकर मिस जू की मदद करो। ये सुनकर एजेंट आगे बढ़ता है और उस गोली को उठाई खा लेता है। जब एजेंट उसे खा लेता है तब एजेंट को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये सोचते हुए एजेंट वापस से उस गोली को बाहर उगल देता है और फिर जिस लड़की ने उसे बनाया उसे दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है इसके अंदर कोई जहर है। तुम्हें पता था मैं आगे बढ़कर इसे खाऊंगा, इसलिए तुमने पहले ही इसके अंदर कोई जहर मिला दिया है ताकि इसे खाने के बाद मैं मर जाऊं। ये सुनकर लड़की कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें इसे खानी है तो खा लो, नहीं खानी है तो इसे वापस करो, कोई और खा लेगा। ये सुनकर एजेंट थोड़ा झुंझला जाता है। एजेंट जोर से उस गोली को जुए में पटक देता है और फिर कहने लगता है यह बिल्कुल भी अच्छी हरकत नहीं है। मैं तुम्हारे ग्रुप की लीडर को बचाने के लिए जा रहा था, उसके बावजूद भी तुमने ऐसी जहरीली चीज मुझे खिलाने की कोशिश की। तभी लिग्योन वहाँ पे आ जाती है, उस गोली को उठा लेती है और फिर कहने लगती है बकवास बंद करो, इस गोली को मैंने खुद बनाया है, इसके अंदर किसी भी तरह का जहर नहीं है, तुम्हें इसे नहीं खानी तो मैं खा लेती हूँ। ये कहते हुए लिग्योन उस गोली को खा लेती है। एजेंट को इसमें भी दिक्कत होती है। एजेंट भागते हुए लिग्योन के पास में आता है और उसे कहता है इसे खाने की हिम्मत मत करना। ये कहते हुए एजेंट लिग्योन का गला पकड़ लेता है और फिर उसे कहने लगता है जल्दी से उस गोली को बाहर उगलो। लिग्योन कहती है अब तो देर हो चुकी है, वो गोली गले से नीचे उतर चुकी है। इसी समय लिग्योन के ग्रुप के बाकी डेसिबल्स एजेंट के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो उसे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिग्योन का इस तरह से गला पकड़ने की, जल्दी से उसका गला छोड़ो। और वैसे भी इस गोली को खाने का सबसे पहला ऑफर तुम्हें मिला था, तुमने डर के मारे उसे खाने से मना कर दिया। तुम एक बहुत बड़े डरपोक हो जिसे अपनी मौत का सबसे ज्यादा डर है, और तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि सबके ऊपर शक करते हो, इसलिए जल्दी से लिग्योन से दूर हट जाओ। एजेंट ये सब कुछ सुन रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल भी लिग्योन का गला छोड़ता नहीं है। तभी एक और डेसिबल एजेंट के पास में आता है और उसे कहता है एजेंट लिग्योन को छोड़ दो, ये डेसिबल जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तुम्हें पहले ऑफर मिला था, तुमने गोली को रिजेक्ट कर दिया तो किसी और ने खा ली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम भी अपनी जगह सही थे, तुम्हें अपनी जान की चिंता तो होनी थी, लेकिन अब फिर भी मौका हाथ से जा चुका है, लिग्योन को छोड़ दो। उस डेसिबल की बात मानकर एजेंट लिग्योन का गला छोड़ देता है। लिग्योन गहरी गहरी सांस लेने लगती है और जमीन में बैठ जाती है। फिर एजेंट उन साइड डेसिबल्स को देखता है, उनसे कहने लगता है क्या तुम सभी को लगता है मैं डरपोक हूँ? लिग्योन खांसते हुए कहती है हाँ तुम डरपोक हो, अगर तुम डरपोक नहीं होते तो तुम उस गोली को खा लेते। इसी समय एक और डिस्पल आगे बढ़ता है और एजेंट के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है। वो कहने लगता है ये लड़का एजेंट बहुत ज्यादा डरपोक है, जब इसे गोली खाने का मौका मिला तब इसने नखरे दिखाए और उसे खाने से मना कर दिया, जब किसी और ने खानी तो जबरदस्ती उसे वापस से बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत ही घटिया इंसान है। पता नहीं फोर्ज वैली के लोग इसे कैसे सहन करते होंगे, पता नहीं क्यों फोर्ज वैली ने इसे अपना लीडर बना रखा है और सबके सब इसकी बात मानते हैं। ये डिस्पल ही कह रहा होता है तभी उसे गाल के ऊपर एक थप्पड़ पड़ जाता है। हम देखते हैं इस थप्पड़ को फोर्ज वैली के डेसिबल ने मारा होता है। इसका नाम गोर्ज है। गोर्ज उस दूसरे डिस्पल की कॉलर रोप कर लेता है और उसे कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर के सामने इस तरह से बात करने की और उससे इस तरह से भला बुरा कहने की। हमारा लीडर बहुत ज्यादा शानदार है, उसी की वजह से हम अभी तक पूरी तरह सेफ है और हमारे ग्रुप का अभी तक एक भी बंदा मारा नहीं गया है। तभी वो दूसरा डिस्पल कहता है गोर्ज मेरी कॉलर छोड़ो, ये तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। इस समय फोर्ज वैली के साइड डिस्पल गोर्ज के पीछे खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी तलवारें निकालकर उस डेसिबल की गर्दन के ऊपर रख देते हैं। वो डिस्पल से बहुत ज्यादा डर जाता है और गोर्ज से माफी मांगने लगता है। इसके बाद में एजेंट घोष से कहता है घोष मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था मेरे ग्रुप के सभी डेसिबल्स मेरा साथ जरूर देंगे, अब बस तुम सबके सब एक बार और मेरा साथ दो। अपनी तलवारों को एक सीढ़ी नुमा फॉर्मेशन बनाओ, उनके ऊपर कूदते हुए मैं उन सांपों के ऊपर अटैक करूंगा और जू को बचा लूंगा। ये सुनकर घोष वैसा ही करता है। घोष अपनी डंडे वाली तलवार को जोर से फेंकता है जो हवा में जाकर एक जगह रुक जाती है। एजेंट उसके ऊपर कूद जाता है। इसके बाद बाकी डिस्पल से वैसा ही करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपनी तलवारों को लगा देते हैं। एजेंट उनके ऊपर कूदता हुआ जाने लगता है और इसी तरह से कूदते हुए सबसे आखिरी वाली छलांग से सीधे उन सांपों के पास में पहुंच जाता है और अपने हाथ में अपनी तलवार को लेकर उन सांपों के ऊपर अटैक कर देता है। वो सांप एजेंट को देख लेते हैं और एजेंट के ऊपर जोर से पॉइजन फेंकते हैं।
इसी समय हम जू को देखते हैं। जू ने अभी भी अपनी चारों तरफ शील्ड बनाई होती है, लेकिन वो जमीन पे गिरी हुई होती है। तीनों सांपों ने उसे घेर रखा होता है। तभी एक सांप जू के ऊपर भी अपना अटैक कर देता है। वो जू के ऊपर अपनी फुल फोर्स से अपना विष मारने लगता है, जो कि आसपास में शील्ड होती है। इससे जू उसके अंदर काफी तक सुरक्षित रहती है। इसी समय एजेंट भी अपनी तलवार जोर से घुमाता है। उसके ऐसा करने से वो सांप जो उसके ऊपर पॉइजन फेंक रहा होता है, उसके पॉइजन का असर हट जाता है। इसके बाद में एजेंट वापस से पूरी तरह से नीचे तक कूदने लगता है और वो सांप जो कि जू पे अटैक कर रहा होता है, उस सांप के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करके उसे गर्दन काट देता है। ये देखो जू बहुत चौंक जाती है। वो सोचने लगती है ये कैसे हुआ, इस लड़के ने केवल एक के अटैक से इस सांप को मार दिया। और साथ में मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा इसने उस पॉइजन को सर्व कैसे किया बिना किसी शील्ड के। सेम इसी चीज को बाकी के सारे डिस्पल्स भी देखकर बहुत चौंके हुए होते हैं। तभी एजेंट उन सभी डिस्पल्स को देखता है और उनसे कहने लगता है, क्या तुम सभी को अभी भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ? ये कहने का एजेंट उस मरे सांप को उठाता है और जोर से उन डिस्पल्स की तरफ फेंकता है और फिर भग के एक डिस्पल के पास में आता है और उसे कहने लगता है, अभी आपने कहा था कि मरने का डर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। उस टाइम पर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरे अंदर मरने का डर है, जो कि होना जरूरी भी है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकूं। इसके बाद में एजेंट भग के लिग्युआन के पास में आता है और वापस उसे गला पकड़ लेता है और उसे कहने लगता है, अब बताओ लिग्युआन, तुम क्या कह रही थी? सबके सामने एक्सेप्ट करो, तुमने जो गोली बनाई थी उसके अंदर जहर था। लिग्युआन कहती है, नहीं, उसमें कोई भी जहर नहीं था, उस गोली को मैंने खा लिया है। तुम्हारे पास में कोई भी सबूत नहीं है। मेरे पास में सबूत है, मैं अभी तक पूरी तरह ठीक हूँ। इसी समय गोर्ज एजेंट के पास में आता है और उसे कहता है, एजेंट ये बिल्कुल सही कह रही है और वैसे भी अभी हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिस्पल्स हैं जो हमें देख रहे हैं। अगर किसी ने सेट के अंदर ही बता दिया कि तुमने लिग्युआन को कुछ कर दिया है तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है, इसलिए सबके सामने कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। हम बाद में इससे निपट लेंगे। एजेंट कहता है, गोर्ज आप गलत समझ रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी मारने वाला नहीं हूँ। लिग्युआन सबूत की बात कर रही है, अब मैं इसे सबूत ही दूंगा। ये कहते हुए एजेंट एक बहुत ही खतरनाक हरकत करता है। एजेंट अपने एक हाथ को सीधे लिग्युआन के पेट में घुसा लेता है। ये देखकर आसपास सारे डिस्पल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं और एजेंट पे चिल्लाने लगते हैं, जल्दी से अपना हाथ पीछे लो। एजेंट कहता है, नहीं अभी नहीं, पहले मुझे सबूत चाहिए। ये कहते हुए एजेंट लिग्युआन के पेट से उस गोली को बाहर निकाल लेता है। एजेंट के हाथों पर इस टाइम पे खून लगा होता है। इसके बाद में एजेंट उस गोली को एक डिस्पल को पकड़ा देता है और उसे कहता है, मेरे को सबूत मिल चुका है, मुझे पूरा यकीन है इसके अंदर जहर है। अगर इसके अंदर जहर नहीं होता है तो तुम सबके सब जो भी मुझे सजा दोगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, और अगर इसके अंदर जहर निकलता है तो क्यूसा वैली को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। ये जो तुम सबने अभी किया है ये बिल्कुल भी यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है, ये सब कुछ बहुत लंबा खींचेगा। एजेंट की बात सुनने के बाद में सभी डिस्पल्स अपनी तलवार वापस रख लेते हैं और एजेंट ने जो भी किया होता है उसके बाद में कुछ डिस्पल्स को तो उल्टी आने लगती है। इसी समय एजेंट अपने खून भरे हाथों को लेकर एक दूसरे डिस्पल की तरफ बढ़ने लगता है। वो सारे डिस्पल एजेंट देख बहुत डर रहे होते हैं। वो सोचने लगते हैं, अब ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा। तभी एजेंट लड़की के पास में आता है और उसकी तरफ उंगली रखकर उससे कहता है, ए तुम। जैसे एजेंट ने कहता है वो लड़की बहुत बुरी तरह डर जाती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। एजेंट उससे आगे कहता है, तुम क्विक्सा वैली से हो ना? देखो अभी मैंने उस सांप को मार दिया है, उस सांप के अंदर से जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी को निकाल लो। जब एजेंट ने कहता है वो लड़की थोड़ा शांत होती है। बाकी सभी डिस्पल्स अभी भी एजेंट को ही घूर रहे होते हैं। तभी गोर्ज उन सभी से कहता है, तुम सबके सब एजेंट को घूर रहे हो। एजेंट ने अभी कहा ना, उस सांप के अंदर सारी रिसोर्सेज को निकालो, जाओ जाके काम पे लग जाओ। ये सुनकर सभी डिस्पल उस सांप की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। जितने टाइम में एजेंट इन सबसे कह रहा होता है उतने टाइम में कुछ डिस्पल जाकर उस गोली के ऊपर अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट वगैरह कर लेते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद में पता पड़ता है कि सच में उस गोली के अंदर जहर था। जिस डिस्पल को ये सबसे पहले पता पड़ता है वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो सोचने लगती है, अब जब ये बात एजेंट को पता पड़ेगी कि उसे सच में जहर वाली गोली खिलाई जा रही थी, तब वो पता नहीं क्या ही करेगा। तभी एकदम से एजेंट वहाँ पे आ जाता है और उस डिस्पल से पूछने लगता है, तो कैसा रहा, इसके अंदर जहर था? ये सुनने के बाद तो वो डिस्पल और भी बुरी तरह डर जाती है। वो डिस्पल धीरे से एजेंट से कहती है, हाँ इसमें जहर था। ये कहते हुए वो लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। वो सोचती है अब एजेंट को पता चल चुका है, अब पता नहीं ये क्या ही करेगा। एजेंट कहता है, मुझे याद आ रहा है तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि इस गोली को लिग्युआन ने बनाया है और ये गोली बहुत शानदार है। अब बताओ क्या सच में ये गोली शानदार है, इसे खाया जा सकता है? वो लड़की थोड़ी नाचते हुए कहती है, नहीं इसे नहीं खाया जा सकता, हमें माफ़ कर दो। तभी घोष उन लड़कियों के ऊपर जोर चलाने लगता है और उनसे कहने लगता है, तुमने हमारे लीडर को कितना बुरा भला कहा था और अब उसके बदले में केवल एक सॉरी कह रही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी एजेंट उन्हें शांत करने लगता है और उससे कहता है, घोष शांत हो जाओ, हमें यहाँ पर अभी इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है क्विक्सा वैली जरूर से लिग्युआन को कोई ना कोई सजा देगी। घोष कहता है, नहीं एजेंट तुम्हें ऐसे नहीं मानना चाहिए, हमें खुद से उस लड़की को सजा देनी चाहिए। इसी समय क्विक्सा वैली की एक डिस्पल लिग्युआन के गाल के ऊपर एक रख के थप्पड़ मार देती है और उसे कहने लगती है, लिग्युआन ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है,
तुम्हारे हमारा डी काफी ज्यादा इंसल्ट करा दी है, पूरी फैमिली की यहाँ पर पूरी तरह से इंसल्ट हो गई है। इसके बाद में वो डिस्पल एजेंट से कहती है, एजेंट हमें माफ कर दो और लिग्युआन भी तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हो, प्लीज अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसको भूल जाओ। ये सुनकर घोष फिर से चलाने लगता है और उनसे कहने लगता है, नहीं ऐसे कैसे भूल जाओ, इसने हमारे लीडर को मारने की कोशिश की है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है अभी ये माफी तो मांग लेगी, लेकिन माफी मांगने बाद में फिर से ये कोशिश करेगी, इसलिए हम किसी भी हाल में इन्हें माफ नहीं कर सकते हैं। ये जहर के एक सांप की तरह है जो कि पलट के हमला करेगा ही। घोष ये सब कुछ कह रहा होता है, वो लगातार लिग्युआन की इंसल्ट कर रहा होता है। इसी समय एक बड़ा सा सांप घोष के ऊपर अटैक कर देता है। घोष उछल के उस अटैक को डॉच करता है और कहता है, ये सब तो फिर से आ गया। तभी एजेंट एक ही झटके में सांप को भी मार देता है और उस सांप के पेट में से उसके कोर क्रिस्टल को पलक झपकते बाहर निकाल लेता है। अब एजेंट के पास में 2 कोर क्रिस्टल हो चुके हैं। एजेंट उन क्रिस्टल को देख कहता है, मेरे पास में 2 क्रिस्टल हो चुके हैं, मैंने 2 सांपों को मारा है और दोनों के अंदर से एक ही क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया है, इनके ऊपर पूरी तरह से मेरा अधिकार होगा। एजेंट ये सोच रहा होता है, तभी अचानक से एजेंट के हाथ के पास से कोई चीज़ गुजरती है। ये चीज़ रफ्तार में होती है कि जो वो दिखाई भी नहीं देती सही तरह से। तभी एजेंट आसमान देखता है, जू अपने हंस की ओर बैठकर वहाँ पे उड़ रही है और जू के हाथ में वो दोनों सांप के कोर क्रिस्टल्स है और एजेंट के हाथ में से वो गायब हो चुके हैं। एजेंट जू के ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहने लगता है, ये मेरे हैं। जू कहती है, तुम्हारे नहीं है, ये सारे सेक्ट के अंदर जाएंगे, तुम कुछ भी केवल खुद के लिए नहीं रख सकते हो। एजेंट कहता है, ऐसे कैसे नहीं रख सकता, मैंने अकेले उन सांपों को मारा है, तो इसलिए इनके क्रिस्टल्स के ऊपर भी मेरा अकेले का अधिकार होना चाहिए। जू इसका कोई भी जवाब देती और उड़ते हुए वहाँ चली जाती है और थोड़ा दूर जाकर अपने से नीचे उतरती है और लिग्युआन से कहती है, लिग्युआन इस एक गोली को तुम खा लो। तभी एक डिस्पल भाग के जू के पास में आती है और सब कुछ बताती है कि लिग्युआन ने अभी क्या हरकत की है। इसके बाद में जू लिग्युआन से कहती है, लिग्युआन अब तो तुम्हें जरूर से इस गोली को खा लेना चाहिए, मैं तुम्हें किसी भी तरह की सजा नहीं देना चाहती, लेकिन तुमने ऐसा काम किया है कि जिसके लिए तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। अगर सजा नहीं दूंगी तो बहुत गलत हो सकता है। तुमने एक साथी डिस्पल को मारने की कोशिश की है, इसलिए अभी के लिए सबसे पहले हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद में हम सेक्ट लौटेंगे और सेक्ट के लौटते ही मैं तुम्हें मास्टर को सौंप दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुमने क्या क्या किया है, वही तुम्हें सजा देंगे। ये सुनकर लिग्युआन बहुत डर जाती है, वो कहती है, नहीं ऐसा मत करो, मैं आपकी वैली की डिस्पल हूँ, आप खुद मुझे सजा दे लो, लेकिन मास्टर के सामने मत लेके जाओ। जू कहती है, नहीं अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, अभी तुम्हें एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम उसमें से बाहर नहीं निकल सकती, अब केवल सेक्ट पहुंचने के बाद ही तुम उसमें से बाहर निकलोगी। लिग्युआन जू के पैर पकड़ लेती है और उसे कहने लगती है, प्लीज ऐसा मत करो, आपको मेरे साथ में जो करना है आप वो कर लो, लेकिन मुझे मास्टर के पास मत लेके जाओ, मास्टर मुझे जान से मार देंगे। जू कहती है, नहीं अब ये सोचने का टाइम नहीं है। ये कहते हुए जू अपने एक हाथ हवा में उठाती है और फिर कोई स्किल यूज करने लगती है। इस स्किल की वजह से जू की उंगली में से एक लाइट निकलती है, जो लाइट सीधे लिग्युआन के मुंह के अंदर जाने लगती है। इसके बाद में लिग्युआन के आसपास में एक अजीब सा कवच बन जाता है और वो कवच धीरे धीरे छोटा होने लगता है। इसके साथ ही लिग्युआन का साइज छोटा होने लगता है, वो साइज धीरे धीरे इतना छोटा हो जाता है कि वो केवल एक हाथ में आ जाती है और एक रेड रंग की गोली जैसी दिखने लगती है। तभी एजेंट वहाँ पहुँचता है और सब कुछ देखता है और फिर जू से कहता है, क्या वो लड़की इस गोली के अंदर कैद हो गई है? जू कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वो इसके अंदर कैद है, अब जब तक ये मिशन चलता रहेगा ये इसके अंदर ही रहेगी, जब तक मैं इसे मास्टर के सामने नहीं ले जाती तब तक मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगी, उसके बाद में हम इसे एक अच्छी सजा देंगे, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एजेंट कहता है, नहीं अभी भी मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, आपकी वैली के डिस्पल ने मेरे साथ में गलत किया है, इसलिए मुझे भी मुआवजा चाहिए। मैंने अभी देखा आपने स्किल को यूज़ किया जिसकी वजह से लिग्युआन एक छोटी सी गोली के अंदर बंद हो गई। मैंने इस स्किल के बारे में बताया, इस स्किल को करने के लिए पहले से ही हमारे पास में एक और गोली होनी चाहिए, जिसे शायद टर्टल पे जैसा कुछ कहते हैं। मुझे यकीन है आपके पास में ऐसी और भी होगी, मुझे एक दे दो। जू इसके लिए बिना नखरे के मान जाती है। जू एजेंट को एक गोली दे देती है और उसे कहती है, इसका नाम टर्टल ब्रीथिंग पिल है, इसको बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इस एक गोली को बनाने में 15 से 30 दिन लग जाते हैं। मेरे पास में ऐसी 2 थी जिसमें से एक मैं लिग्युआन को कैद करने में यूज़ कर चुकी हूँ और दूसरी तुम्हें दे रही हूँ, इसे तुम सही तरह से और सही समय पर यूज़ करना। ये सुनकर एजेंट बहुत खुश हो जाता है और जू से कहता है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। जू कहती है, अभी मैंने देखा तुम काफ़ी अच्छी तरह से फाइट करते हो और तुम्हारे पास में काफ़ी थोड़ी अच्छी नॉलेज भी है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें इन मॉन्स्टर्स के अटैक में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? जिस एरिया में हम थे उस एरिया के सारे मॉन्स्टर्स को हमने मार दिया था और जिस टाइप के मॉन्स्टर्स हम पर अटैक करने के लिए आ रहे थे उनसे साफ पता पड़ रहा था कि उनको इंटेंशनली हमारी तरफ अटैक करने के लिए किसी ने भेजा है, क्योंकि ये मॉन्स्टर अक्सर अपने एरिया में रहते हैं और अपने एरिया से बाहर नहीं निकलते। मुझे इस सब के अंदर थोड़ी गड़बड़ लग रही है। एजेंट कहता है, हाँ इसमें गड़बड़ है, क्या तुमने देखा नहीं, चील और सांप दोनों एक साइड से अटैक कर रहे थे। जब ये दोनों साथ में होते हैं तो एक दूसरे से फाइट करते हैं, ना कि किसी तीसरे से।
इसी से साफ पता पड़ता है ये किसी की चाल है। ये तो मुझे काफी देर पहले पता चल चुका था। यहाँ पे आसपास में मॉन्स्टर्स के अलावा भी कोई है जो कि कोई गंदी चाल चल रहा है। ये सुनकर जुन उन पहाड़ों की तरफ देखकर जोर से आवाज लगाती है और कहती है, इन पहाड़ों के अंदर कौन है? जो कोई भी है वो सामने आ जाए, हम किसी से भी फाइट करना नहीं चाहते हैं। एजेंट जुन से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा जरूरी नहीं है वहाँ पर कोई इंसान ही हो जो कि तुम्हारी बातों समझ सके। ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर कोई मॉन्स्टर हो और जो तुम ये सब चिल्ला रहे हो ये सब पूरी तरह से बेकार हो जाए। एजेंट ये कह ही रहा होता है, तभी फोर्ज वैली के काफी सारे डिसिपल एजेंट के पास में आते हैं। घोष एजेंट को एक स्लिप दिखाते हुए कहता है, लीडर एजेंट, इस लिस्ट को देखो। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारी पिल्स के नाम लिखे हैं। ये वो पिल्स है जो कि हमें मिली है। ये सारी पिल्स फोर्ज वैली के हिस्से में आती है। इनमें 80 से ज़्यादा 6th ग्रेड की और 120 से ज़्यादा 7th ग्रेड की पिल्स है। तभी बाकी डिसिपल्स भी एजेंट को थैंक यू कहने लगते हैं। वो सभी कहते हैं, एजेंट तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सही टाइम पर हमें याद दिलाया कि हम इन मॉन्स्टर्स की बॉडी में से रिसोर्सेज बाहर निकाल रहे हैं। वरना अगर थोड़ा टाइम और बीत जाता तो ये पिल्स जो भी इन मॉन्स्टर्स के अंदर थी वो पूरी तरह से खराब हो जाती। हमें पूरे कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा पिल्स मिली है। तभी घोष वापस से एजेंट से कहता है, लीडर एजेंट, तुमने बहुत शानदार काम किया है। तुम्हारी लीडरशिप की वजह से हमारे ग्रुप का एक भी डेसिपल मारा नहीं है और साथ ही में इतना बड़ा प्रॉफिट हमारे हाथ लग गया है। इस प्रॉफिट को देखने के बाद में हम अभी से कह सकते हैं ये मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा है और जो कुछ बचा है वो भी हम सक्सेसफुल कर देंगे। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें किस तरह थैंक यू कहूँ, लेकिन एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। फोर्ज वैली के हिस्से में जितनी पिल्स आती है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा हम तुम्हारे नाम करते हैं। लगभग 30% तुम अपने साथ में लेके जा सकते हो। एजेंट कहता है, मैं इतनी सारी क्या करूँगा, मेरे को उन फायर स्नेक्स की बॉडी में से जो पिल्स मिली है केवल वही दे दो, बाकी की तुम सब आपस में रख सकते हो। जो भी पिल्स बचे वो तुम सब आपस में बांट लेना। ये सुनकर घोष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एजेंट से कहता है, एजेंट तुम्हारा शुक्रिया, तुम घोष ये कह ही रहा होता है। तभी एक और डिस्पल वहाँ पे आता है और एजेंट से कहने लगता है, एजेंट तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी है। सीनियर सिस्टर जू और कुछ और डिस्पल्स उड़ते हुए इस पूरी जगह जांच करने के लिए गए थे। वो पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मॉन्स्टर्स का अटैक अचानक से कैसे हुआ और इन मॉन्स्टर्स ग्रुप को कौन संभाल रहा है। उन्हें कुछ खास तो नहीं मिला, लेकिन सुनने में आया है पहाड़ों में थोड़ी दूर जाकर एक वैली है जिस वैली के अंदर बहुत सारी गैसेस और एनर्जी इकट्ठा हो रही है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं उस वैली के आसपास में वो राक्षस है जिसके बारे में हमें यहाँ पर बताया गया था और जिसके लिए इस मिशन पर हम आए हैं। और साथ ही में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि इसका मतलब हमें वहाँ पर काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो कि और भी ज़्यादा कीमती होंगे। इसी से मैं जुन भी वहाँ जाती है और उस डिस्पल से कहने लगती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, यानी कि इसका मतलब उस एनर्जी को न केवल रिसोर्सेज बल्कि मॉन्स्टर्स भी अब्जॉर्ब कर रहे होंगे। इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे और बहुत ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर इस तरह से अटैक करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता है वो कितने ज़्यादा है और कितने ज़्यादा ताकतवर है। तभी एक दूसरी डिस्पल जुन से कहती है, नहीं हमें ऐसा नहीं लगता है। आमतौर पर जहाँ पे राक्षस होते हैं और बहुत सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं उस जगह का वातावरण काफ़ी ज़्यादा अजीब सा होता है। वहाँ पर बहुत सारे घने बादल दिखाई देते हैं, जिन बादलों को देखने से ही साफ साफ पता पड़ जाता है कि उन बादलों के अंदर भी इविल पावर्स है। लेकिन जिस घाटी की आप बात कर रहे हैं उस घाटी के आसपास में इस तरह की कोई भी बादल नहीं है, यानी कि इसका मतलब ऐसा हो सकता है वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर ना हो। सारी एनर्जी केवल रिसोर्सेज के अंदर ही कन्वर्ट हो रही हो। ये सुनकर जुन एजेंट से पूछती है, एजेंट तुम इस बारे में क्या सोचते हो? ये कहते हुए जुन सोच रही होती है, वैसे तो अभी ये बच्चा है, लेकिन फिर भी इसने आज जो कुछ भी किया है और इस सारे मुझसे साथ फाइट किया है, इसलिए इससे राय तो लेना ही चाहिए। इसकी राय हमेशा अलग होती है और काम की भी। एजेंट कहता है, जैसा कि अभी 2 ग्रुप्स के लीडर्स ने कहा है कि उस जगह पर जाना चाहिए और उस जगह पर जो भी रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करना चाहिए, और वहीं आप कह रही है वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसे जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे लगता है हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन अच्छी तरह से तैयारी करने के बाद में। हम अच्छी तरह से तैयारी के बाद में वहाँ पर जाएंगे, जितने भी मॉन्स्टर्स होंगे उन सभी को मारेंगे और सारी रिसोर्सेज को लेकर आ जाएंगे। ये सुनकर जो के अलावा बाकी दोनों लीडर्स बहुत खुश हो जाते हैं। एक लीडर कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, मुझे पूरा यकीन है जब मेरे ग्रुप के डिस्पल्स को मैं ये बताऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दूसरा लीडर कहता है, बिल्कुल तुमने जैसे कहा है बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं जल्दी जाकर तैयारी शुरू करता हूँ। ये करो दोनों लीडर वहाँ चले जाते हैं। एजेंट भी वहाँ से जाने लगता है। इसी टाइम पर जुन को सोचती है और तभी अचानक से एजेंट का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है, एजेंट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और यहीं पर इस सीरीज़ का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।